Hello and welcome to this webinar. This webinar would be about how to prepare for Ethics GS4 so that you can easily get 120 plus marks. Ethics का approach कैसा होना चाहिए आपका ताकि आपको 120 marks मिले. Okay. So before we start, I would like to give you a disclaimer that अगर आप सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो आप में पेशेंस होना चाहिए प्रिपरेशन करने का भी प्लस ये वीडियो ये वेबिनार पूरा देखने का भी यू मस्ट हैव इनफ पेशेंस टू वॉच दिस फुल वीडियो और एल्स यू वोंट गेट एनीथिंग कुछ समझ में नहीं आएगा ठीक है इतना पेशेंस आई एक्सपेक्ट कि अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो आप में होगा उसके बाद ज़्यादातर लोग व्हाट्सएप से ही डायरेक्ट हुए हैं इस वीडियो की तरफ तो नंबर मेरा आपके पास ज़रूर होगा सो प्लीज़ डू गिव मी योर फीडबैक कि क्या लगता है आपको ये वेबिनार से कोई वैल्यू मिला कि नहीं आपको ओके एंड जो अपकमिंग एथिक्स बैच है हम लोगों का क्या आप उसको ज्वाइन करोगे कि नहीं करोगे प्लीज़ डू लेट मी नो ऑन व्हाट्सएप और जिनके पास नंबर नहीं है डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप प्लस अगर आपको एथिक्स का बैच ज्वाइन करना है तो आपको व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना ही पड़ेगा ओके सो ये कुछ काम आपको करना है पूरा वीडियो देखना है इसका एक फीडबैक मुझे आपको ज़रूर से देना है और अगर आप ज्वाइन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो इतना आप मेरे को व्हाट्सएप में ज़रूर आप इन्फॉर्म करना हैविंग सेड ऑल दैट हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में तो एथिक्स में क्या करना चाहिए आपको पहला बात आप ये जान लो फर्स्ट थिंग यू मस्ट नो दैट एथिक्स इज द ओनली सब्जेक्ट which has got a dedicated paper to it ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरा का पूरा पेपर ही एथिक्स का है कोई भी और सब्जेक्ट उठा लो बीट हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी उसमें अ सर्टेन परसेंटेज कुछ पार्ट आता है पेपर का हिस्ट्री में आपको मैक्सिमम 110 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ज्योग्राफी में भी उसी तरीके से 110 नंबर के शायद क्वेश्चन आ जाएंगे पॉलिटी में 125 का आएगा आईआर में 125 का आएगा इकोनॉमी में भी शायद 100 नंबर के क्वेश्चन आ जाए बट पूरा का पूरा पेपर अगर किसी सब्जेक्ट को डेडिकेटेड है तो वो एथिक्स है ठीक है तो एथिक्स इस हिसाब से इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर यूपीएससी मेंस और आइडियली यूपीएससी जिस साल आप बैठ रहे हो जैसे अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हो तो 2024 के खत्म होने से पहले आपका एथिक्स खत्म हो जाना चाहिए ये नियम है एथिक्स और ऑप्शनल ये दो चीजें ऐसी होती हैं जो प्रीवियस ईयर में ही आपका खत्म हो जाना चाहिए तो 750 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं ठीक है 250 मार्क्स एथिक्स के और 500 मार्क्स आपके ऑप्शनल के ठीक है तो दिस इज व्हाट यू मस्ट ट्राई टू डू दैट फिनिश योर एथिक्स मच बिफोर प्रीलिम्स उसके बाद एथिक्स एक ऐसा पेपर है जिसमें आपको रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है क्योंकि एथिक्स का जो आंसर राइटिंग है जो अप्रोच है दैट इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग जीएस पेपर्स ठीक है उसके बाद यू हैव टू डेवलप एन आई टू सी एवरी टॉपिक फ्रॉम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू हर टॉपिक जो भी न्यूज में आ रहा है जैसे बांग्लादेश वाला इशू हुआ शेख हसीना वाला या इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इन सब में एथिकल इश्यूज क्या क्या हैं वो आइडेंटिफाई करने की नजर आप में होनी चाहिए दैट इज वाई क्योंकि यूपीएससी इस टाइप की क्वेश्चंस पूछता है और आप में भी अगर आपको कोई करंट अफेयर्स को एज एन एग्जांपल कोट करना है तो आपको पता होना चाहिए ये कौन से एथिकल पॉइंट्स हैं इसमें तभी तो आप उसी एथिकल पॉइंट में इसको कोट कर पाओगे ना तो इतनी आप में नजर होनी चाहिए दैट टेक्स टाइम टू डेवलप तो इसीलिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस इसमें करते रहना पड़ेगा और जितनी जल्दी आप एथिक्स को खत्म कर दो उतना अच्छा है ठीक है सो जनरल प्रॉब्लम क्या होता है एथिक्स के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इसको नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि बिकॉज स्टूडेंट थिंक दैट ये प्रीलिम्स में नहीं आता है सो दे शुड फोकस मोर ऑन द प्रीलिम्स हैवी सब्जेक्ट्स तो उनका जो पूरा टाइम है 1 साल 2 साल वो पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी उन सब में ही लगा देते हैं एथिक्स को छूते तक नहीं है ठीक है ये गलत है एथिक्स को आपको पहले खत्म करना पड़ता है मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो गया है और मेंस को अभी मुश्किल से 1 महीना बचा है और उस वक्त वो आते हैं कहते हैं कि सर एथिक्स मेरा पूरा नहीं हुआ है एथिक्स को आप पढ़ा दो अब 1 महीने में मैं क्या पढ़ाऊंगा आप क्या सीखोगे आप कैसे उसको अप्लाई करोगे क्या ही होगा तो दैट इज इम्पॉसिबल अगर आपने प्रीलिम्स तक एथिक्स कंप्लीट नहीं किया है तो उसके बाद करना इम्पॉसिबल है वो साल समझ लो गया आपका सो यू शुड कंप्लीट 1 ईयर बिफोर योर एथिक्स कभी भी आप दे रहे हो आप
1 साल 2 साल बाद भी दे सकते हो यूपीएससी। जीएस करंट अफेयर्स वो सब ठीक है, बट एथिक्स का जो फंडामेंटल्स है वो आपका क्लियर हो जाना चाहिए मच बिफोर योर प्रीलिम्स। उसके बाद कोचिंग्स भी इसको इग्नोर करती हैं। क्यों? क्योंकि कोचिंग्स के लिए ये फाइनेंशियली वायबल नहीं है। एक तो ये प्रीलिम्स में नहीं आता है, और कोचिंग अगर 100 बच्चों को पढ़ा रहा है तो कोचिंग को भी पता है कि 95 बच्चों का प्रीलिम्स नहीं निकलने वाला, सिर्फ 5 बच्चों का निकलेगा। ये रेशियो है, 100 में से एक का निकलता है, कोचिंग लेके शायद 100 में से 5 का निकल जाए, बट दिस इज द रेशियो। ठीक है, तो 5 बच्चों के लिए एक अलग से सब्जेक्ट पूरे 100 लोगों को पढ़ाए, इट इज नॉट फीजिबल। तो नॉर्मली अगर आप देखोगे तो कोचिंग्स एथिक्स जैसे सब्जेक्ट को इग्नोर करती हैं। ठीक है, उसके बाद देर आर नो गुड मटेरियल्स अवेलेबल, अच्छी बुक्स आपको अवेलेबल नहीं है, और जो अवेलेबल है भी वो समझ में बड़ी मुश्किल से आती है। ठीक है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एथिक्स बुक्स। एंड जो नोट्स विच आर अवेलेबल, जो कोचिंग के नोट्स हमें मिलते हैं, they are not anywhere related to the type of questions that are asked। जो जिस टाइप के questions पूछे जाते हैं उससे उनका ज्यादा लिंक नहीं होता, मैच नहीं करता जिस टाइप के मटेरियल्स अवेलेबल हैं। उसके बाद DIY इज नॉट पॉसिबल। DIY मतलब डू इट योरसेल्फ पॉसिबल नहीं होता है एथिक्स में। क्यों नहीं होता? क्योंकि इट्स नॉट अ फैक्चुअल सब्जेक्ट। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब फैक्चुअल सब्जेक्ट है। अगर आपके फैक्ट्स करेक्ट हैं तो आपका आंसर करेक्ट है। एथिक्स जो है वो ऑप्शन, वो ओपिनियन बेस्ड है। वो आपसे आपका ओपिनियन पूछेगा, क्या लगता है आपको, कौन सा एथिकल लॉ या कौन सा वैल्यू लगेगा इसमें। ओके, तो इसमें इट इज नॉट फैक्चुअल, हेंस आप अपना आंसर लिख के खुद चेक नहीं कर सकते हैं। यू नीड अ सीजन्ड एग्जामिनर टू चेक योर एथिक्स पेपर कि आप सही रास्ते जा रहे हो या गलत रास्ते जा रहे हो। उसके लिए एक एक्सपीरियंस्ड आई की जरूरत होती है। खुद से करना काफी मुश्किल है रिलेटिवली तो GS 1 2 एंड 3। GS 1 2 एंड 3 फिर भी इंसान खुद से टैकल कर सकता है, बट एथिक्स में यू नीड सर्टेन काइंड ऑफ गाइडेंस। Okay, so these are the general problems a student face with ethics। सिलेबस अगर हम देखें एथिक्स का तो देर आर 7 चैप्टर्स इन एथिक्स जो कि थ्योरी पार्ट बनाते हैं। ओके, और ये 7 चैप्टर से 130 मार्क्स आते हैं, 130 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट में आता है आपका केस स्टडी विच इज एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स। इसमें 6 क्वेश्चंस आते हैं 20 मार्क्स के ईच। ओके, सो टोटल 120 मार्क्स आपका केस स्टडी से आता है। ठीक, दिस इज दी सिलेबस। तो ये चैप्टर अगर आप याद रखो, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे वो आप याद रखना। ठीक है, तो अप्रोच हम कैसे करते हैं एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में? सबसे पहले लाइव लेक्चर्स होते हैं। ओके, 3 घंटे के, हर क्लास 3 घंटे का होता है, तो 2 क्लास लगता है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस को खत्म करने में। ओके, so after the 6 hours of class, your concept and your theory got completed, right? After that, I will be sending you the PYQs, solved PYQs, and the example sheets which you can use in this chapter। जो इस चैप्टर के PYQs हैं वो आपको सॉल्व्ड मिल जाएंगे, और एग्जाम्पल शीट्स आपको मिल जाएंगे। जो इस चैप्टर पे कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको उन एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। जो थर्ड क्लास होता है दैट विल बी ऑन डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन। मैं आपको 15 टाइप के डायग्राम्स बनाना सिखाऊंगा, जिसमें जिसको आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। और सिर्फ GS 4 में नहीं, GS 1 2 एंड 3 में भी वो 15 टाइप के डायग्राम्स आप यूज कर सकते हैं। और ये जरूरी भी है क्योंकि आपके पास वर्ड लिमिट होता है 150 वर्ड्स का। यू हैव टू राइट योर आंसर इन 150 वर्ड्स। 150 वर्ड्स में ज्यादा पॉसिबल नहीं है, आपके पास स्पेस नहीं होता है ज्यादा चीजें एक्सप्रेस करने का। सो यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। ठीक है, तो जैसे बोलते हैं ना कि अ पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स, उसी तरीके से डायग्राम यहाँ पे आपको कम वर्ड में ज्यादा चीजें एक्सप्रेस करने में हेल्प करेगा। तो डायग्राम्स यूपीएससी के आंसर्स की जान होती है। अगर आप डायग्राम बनाना सीख गए, आपका आंसर आंसर का क्वालिटी विल गेट मच बेटर, एक्सप्रेसिव, और एग्जामिनर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा। हर आंसर पे आपको आधा नंबर, 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो ये तो समझ लो आपकी आंसर्स की जान है। तो द थर्ड क्लास विल बी ऑन डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन, और उसके बाद मैं आपको 4-5 क्वेश्चंस का एक सेट दूंगा जिसको आपको लिखना है, 150 वर्ड लिमिट में आपको खत्म करना है। ठीक है, ये कोई टेस्ट नहीं है, ये आप देख के लिख सकते हो, आप इंटरनेट का यूज करो, आप पहले रफ बनाओ फिर फेयर बनाओ, डजेंट मैटर। बस मैं आपका देखना चाहता हूँ कि राइटिंग स्किल्स कैसे हैं और वो कैसे इंप्रूव हो रहे हैं। और ये जो साइकिल है, कॉन्सेप्ट, PYQ,
डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन का क्लास तो एक ही बार होगा क्योंकि उसके बाद आप सीख जाओगे। और फिर ये राइटिंग टास्क, ये जो साइकिल है ये हर चैप्टर में रिपीट होगा। जैसे हमने देखे 7 चैप्टर है, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर में ये चारों चीजें रिपीट होंगी। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर आएगा एटीट्यूड का, उसमें हम फर्स्ट सेकेंड डायग्रामेटिक हो गया है, ये थर्ड वाला ये रिपीट होगा। फिर फोर्थ आएगा एप्टीट्यूड, थर्ड आएगा एप्टीट्यूड का, उसमें भी ये साइकिल फिर से रिपीट होगा। तो इससे क्या होगा कि एक एक चैप्टर आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, थ्योरी पार्ट विल गेट कवर्ड प्रॉपरली। ओके, सो दिस इज द साइकिल ऑफ प्रिपरेशन विच वी विल अंडरगो इन द एंटायर एथिक्स प्रोग्राम, राइट। फाइनली अगर हम केस स्टडी में जब आएंगे, जब हमारे बैच का आखिरी 3-4 दिन बचा रहेगा, विल बी सॉल्विंग केस स्टडीज। केस स्टडीज में अगर आप देखोगे तो केस स्टडीज में यू आर बेसिकली आस्क्ड 9 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, 9 टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है, टैकल करना है, वो सब मैं आपको सिखाने वाला हूँ। जैसे एथिकल इश्यूज, जो आपको केस स्टडी में स्टोरी बता दिया गया, उसमें क्या क्या एथिकल इश्यूज हैं, व्हाट आर द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व्ड, यू हैव टू आइडेंटिफाई देम। ये क्वेश्चंस आते हैं कि आइडेंटिफाई द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व्ड। ठीक है, तो आपको सारे एथिकल इश्यूज उसमें से ढूंढने पड़ेंगे और लिखने पड़ेंगे। तो इसको कैसे करते हैं वो बताने वाला हूँ। फिर कॉन्सिक्वेंसेस, अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। देन द ऑप्शंस अवेलेबल, अगर आप उस केस स्टडी में आपको आईएएस बनाया बनाया है, आईपीएस बनाया है या डॉक्टर बनाया है, तो व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू। ठीक है, तो 4-5 ऑप्शंस हमें देने पड़ते हैं, तो वो कैसे करते हैं वो दिखाने वाला हूँ। देन एथिकल डायलेमा, एथिकल डायलेमा क्या क्या है, क्वेश्चंस में आ जाते हैं, व्हाट आर द एथिकल डायलेमास इन दिस सिचुएशन, तो वो आइडेंटिफाई करके लिखना होता है। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है, तो फ्लो चार्ट से कैसे हम कोर्स ऑफ एक्शन बनाते हैं कि पहले मैं ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, तो दैट ऑल्सो कम्स एज अ क्वेश्चन इन केस स्टडी। उसके बाद लॉज पूछ लेता है कि अगर केस स्टडी जेंडर इक्वालिटी पे है तो जेंडर इक्वालिटी के लॉज भी आपसे पूछ लेगा। तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको टैकल करना सिखाऊंगा। चैलेंजेस क्या क्या आएंगे, अगर आपने कुछ सोल्यूशन निकाला है उसको इंप्लीमेंट करोगे तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, फिर आपसे पॉलिसी बनाने को भी पूछ सकता है केस स्टडी में। तो दीज आर द 9 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कम इन केस स्टडी, जो मैं आपको टैकल करना सिखाऊंगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें, जो डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन की मैंने बात किया था कि देर आर 15 टाइप्स ऑफ डायग्राम्स दैट आई विल टीच यू, और ये डायग्राम्स आप अपने एग्जाम में यूज कर सकते हो। सिर्फ GS4 में ही नहीं, GS1, 2 एंड 3 में भी आप यूज कर सकते हो। एंड दिस विल मेक योर आंसर्स ऑफ मच बेटर क्वालिटी, आपके आंसर्स की क्वालिटी सुधार देगा ये। ठीक है, हब एंड स्पोक, फ्लो चार्ट, हेक्सागन, वेन डायग्राम, टेबुलर डायग्राम, डिसीजन चार्ट, माइंड मैप, विशियस वर्चुअस साइकिल, पाई चार्ट, हायरार्की ट्रायंगल, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्राफ, कॉम्प्लीमेंट्री एंड कॉन्ट्राडिक्टरी ग्राफ, ब्रिजिंग द गैप ग्राफ, इंटरलिंकिंग लिंकिंग डायग्राम, परपीचुअल साइकिल, ये 15 टाइप के डायग्राम्स यू कॉमनली यूज इन योर आंसर। घुमा घुमा के आपको एक टाइप का डायग्राम आप हर जगह नहीं यूज करोगे, घुमा घुमा के अलग अलग टाइप के डायग्राम्स आप यूज करोगे। बहुत सिंपल होता है और एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा आपके ये डायग्राम देख के, क्योंकि उसका वर्कलोड भी कम हो जाएगा और उसको समझ में आएगा कि जो स्टूडेंट है, जो एस्पिरेंट है, उसको पता है, तभी तो कॉन्फिडेंटली डायग्राम बना रहा है ना। सो इट कन्वेज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव मैसेज टू द एग्जामिनर के जो स्टूडेंट है, ही नोज एवरीथिंग, हिज कॉन्सेप्ट इज, हिज और हर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, दैट इज व्हाई ही हैज बीन एबल टू मेक सच अ क्लीन एंड एक्सप्रेसिव डायग्राम। बहुत सिंपल डायग्राम होते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं होता, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आपको बनाना आ जाएगा और आपके मार्क्स काफी आगे चला जाएगा अगर आप ये डायग्राम्स का यूज करते हो अपने एग्जाम्स में। ओके, उसके बाद अगर आपको आंसर राइटिंग अपना सुधारना है एथिक्स में, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब नॉलेज आपके पास बहुत कुछ हो सकता है, यू मस्ट बी नोइंग अ लॉट, बट इफ यू कांट राइट गुड आंसर, देयर इज नो मीनिंग फॉर योर नॉलेज, राइट। आपको एग्जाम में अच्छा 150 वर्ड का आंसर लिखना पड़ेगा। फॉर दैट यू विल नीड ऑल दीज थिंग्स। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपका अच्छा होना चाहिए, एग्जाम्पल यूज करना आना चाहिए, लॉज आपके क्लियर होने चाहिए कि हर केस का क्या क्या लॉ है। उसके बाद एबिलिटी टू डिसाइफर कोटेशंस, कोटेशंस 2-3 कोटेशंस हर बार एग्जाम में आता है, ऐसे में कोटेशंस आते हैं, तो कोटेशंस को आप किस तरीके से डिसाइफर करोगे ताकि आप उसका अच्छे से आंसर लिख पाओ। फिर डायग्राम, डायग्राम के बारे में हमने पढ़ाई है। उसके बाद
एबिलिटी टू फाइंड एथिकल इश्यूज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, करंट अफेयर्स में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उसमें एथिकल इश्यूज क्या क्या है वो आपको ढूंढना आना चाहिए। देन keywords phrases used in ethical answer writing, ethics answer writing, आपका जो आंसर है वो एथिक्स का ही आंसर है, बाकी जीएस 1 2 और 3 का आंसर नहीं है। उसके लिए आपको कुछ कीवर्ड्स और कुछ की फ्रेजेस यूज करने पड़ते हैं ताकि लगे देख के कि ये एथिक्स का आंसर है ना कि किसी और सब्जेक्ट का। तो वो कीवर्ड्स और फ्रेजेस आपको आने चाहिए। एक एक करके देखते हैं कि व्हाट डू आई मीन बाय ऑल दीज थिंग्स। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, जैसे एटीट्यूड के बारे में है। एटीट्यूड फॉर्मेशन में हम पढ़ते हैं देयर आर 3 एलिमेंट्स इन एटीट्यूड फॉर्मेशन, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियर। कॉग्निटिव मतलब नॉलेज, आपके पास एक विषय का क्या नॉलेज है। उसके बाद अफेक्टिव, अफेक्टिव मतलब वो नॉलेज किस टाइप की इमोशंस पैदा कर रहा है आपके अंदर। एंड देन बिहेवियर मतलब वो इमोशन किस टाइप का बिहेवियर आपके अंदर आपसे करवा रहा है, किस टाइप के काम आपसे करवा रहा है। तो ये तीनों मिलके आपका एटीट्यूड बनता है। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम जिसमें सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं, that suppose you hate eating karela, you know, no, bitter gourd, it's bitter in taste, so we don't like eating. Suppose your mom cooked karela for dinner and served in front of you, अब आपको पसंद नहीं है, why? Because you have the knowledge about karela that it is bitter. Okay, you have the knowledge bitter, that karela is bitter. Now this knowledge is going to give out certain negative emotions in you, आपके अंदर कुछ negative emotions पैदा करेगा कि अरे यार करेला आ गया, नहीं कैसे खाएंगे, कड़वा है। okay, now that negative emotion is going to lead certain kind of behavior, कुछ behavior निकालेगा आपके अंदर से। मतलब आप मम्मी से शायद झगड़ा करने लग जाओगे, हो सकता है आप बेमन से खाओ, नॉर्मली आप रात को 3 रोटी खाते हो तो आप 1 रोटी खाओगे, ठीक है, या तो आप कुछ और ऑर्डर कर लोगे, या तो आप बिना खाए सो जाओगे। इट विल लीड टू सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर। सो दीज 3 कंपोनेंट्स कंबाइन टू फॉर्म एन एटीट्यूड। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीजों में भी इसी तरीके से एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है। कोई भी, जैसे मान लो इजराइल पैलेस्टीन का जो वॉर चल रहा है, यू विल सी सर्टेन पीपल हु आर सपोर्टिंग इजराइल एंड सर्टेन पीपल हु आर सपोर्टिंग पैलेस्टीन। तो उनका जो व्यूज है, उनका जो एटीट्यूड है, वो दो अपोजिट एक्सट्रीम्स में है। ठीक है, सम पीपल आर ब्लाइंडली सपोर्टिंग इजराइल एंड सम पीपल आर ब्लाइंडली सपोर्टिंग पैलेस्टीन। तो ये एटीट्यूड कैसे बना? उनके पास कुछ नॉलेज है, दे नो समथिंग which maybe someone else don't know, उनके पास कुछ नॉलेज है, कुछ इंफॉर्मेशन है, या मे बी इट कैन बी मिस इन्फॉर्मेशन, ये भी हो सकता है। तो वो नॉलेज के बेसिस पे उनके दिल में कुछ इमोशंस आते हैं, उनका खुद का भी बैकग्राउंड अलग हो सकता है। तो वो नॉलेज और उनका बैकग्राउंड मिक्स होके एक सर्टेन काइंड ऑफ इमोशन पैदा करता है, और वो इमोशन लीड्स टू सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर। अब वो फेसबुक में लिखना भी हो सकता है, या सड़क पे झंडा लेके प्रोटेस्ट करना भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, या लोगों के साथ लड़ना भिड़ना भी हो सकता है। इट विल लीड सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर। सो दिस इज हाउ एन एटीट्यूड इज फॉर्म्ड। आपके पास कुछ नॉलेज है, आपका खुद का बैकग्राउंड भी कुछ है, दैट mixes up and form certain kind of emotions, और वो emotion leads to certain kind of behavior. So this 3 things combine to form attitude. So this was the concept of attitude. ठीक है, और जिस तरीके से हमने इसको पढ़ा, ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको आया इसमें। ठीक है, उसके बाद और भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एथिक्स और मोरालिटी के बारे में डिफरेंस। आपको पता होगा एथिक्स क्या है, बट हाउ एथिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम मोरालिटी, ये भी आपके कॉन्सेप्ट का ही पार्ट है ना। तो मोरालिटी बेसिकली आर दोज वैल्यूज विच आर पर्सनल इन नेचर, आपका खुद का है, आपका खुद का मानना। दुनिया क्या कर रही है, देश क्या कर रहा है, समाज क्या कर रहा है, सोसाइटी क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं है, आपको खुद को क्या लगता है, दैट इज मोरालिटी। और एथिक्स है कि समाज में कौन कौन से वैल्यूज को ज्यादा प्रोमिनेंस दिया जाता है। जैसे अगर आप ईरान में चले जाओगे तो वहां पे द वुमेन शुड बी पूरी कवर्ड होना चाहिए, ठीक है, उसमें नियम है, तो दैट इज देयर सोशल एथिक्स। बट हो सकता है वहां पे कोई हो जिसके अंदर के वैल्यूज है कि नहीं, फ्रीडम होना चाहिए, लिबर्टी होना चाहिए। तो इंडिविजुअल अगर कोई कुछ सोच रहा है, दैट इज मोरालिटी। और जो चीज समाज आपके ऊपर डाल रहा है कि समाज के हिसाब से ये चीज सही है, जैसे अमेरिका में लव मैरिज इज अ नॉर्मल थिंग, इंडिया में थोड़ा सा लोग इसको अलग निगाह से देखते हैं। इंडिया में अरेंज मैरिज आर मोर एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो दैट इज द एथिक्स, इंडिया में जो हो रहा है दैट इज एथिक्स। और
इंडिविजुअल आप क्या करते हो, इंडिविजुअल आपके क्या क्या वैल्यूज है, दैट इज मोरालिटी। और अगर ये सिर्फ समाज ही नहीं, अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन को बिलोंग करते हो तो उस प्रोफेशन के अपने एथिक्स होते हैं। जैसे अगर आप डॉक्टर हो तो यू विल बी बाउंड बाय मेडिकल एथिक्स। जैसे ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब इन्फॉर्म्ड कंसेंट, पेशेंट को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है उसके साथ, और किस दवाई का क्या रिएक्शन है, साइड इफेक्ट है, सब कुछ पता होना चाहिए, फिर फाइनल डिसीजन पेशेंट लेता है, तो इसको बोलते हैं ऑटोनॉमी। उसके बाद बेनिफिसेंस, बेनिफिसेंस मतलब आपको हमेशा पेशेंट का भला करना है, ठीक है, जिससे उसका बेस्ट इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है उसी वही काम करना है। उसके बाद नॉन मैलिफिसेंस, पेशेंट का कभी नुकसान नहीं करना है। ये जो नॉन मैलिफिसेंस वाला फैक्टर है ना, इसी वजह से यूथनेशिया इतना बड़ा डिबेट का इशू है कि आप पेशेंट को मार रहे हो एक इंजेक्शन देके, या किसी ना किसी तरीके से एक्टिव यूथेनेशिया कर रहे हो उसका, तो दिस गोज अगेंस्ट द वैल्यूज ऑफ, अगेंस्ट द मेडिकल एथिक्स ऑफ नॉन मैलिफिसेंस। इसीलिए वो एक डायलेमा सिचुएशन हो जाता है, ठीक है, कि मर्सी किलिंग, पेशेंट दर्द में है, उसको मार देने पे एक्चुअली उसको हेल्प हो रहा है, ठीक है, तो दिस बिकम्स अ लिटिल बिट ट्रिकी सिचुएशन, यूथेनेशिया, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू इन मेडिकल एथिक्स। उसके बाद जस्टिस, जस्टिस मतलब आपके पास अगर लिमिटेड रिसोर्स है तो किस पे आप खर्च करोगे वो रिसोर्स, और किसको इग्नोर करोगे, वो चीज जस्टिस वाला फैक्टर है इन मेडिकल एथिक्स। तो बेसिकली एथिक्स इज समथिंग विच इज गिवन बाय समवन एल्स, दी अ बिगर बॉडी, whereas morality comes from within, आपके अंदर का जो values है, that is known as morality, right? So this is the difference between ethics and morality. This all this I'm explaining under this conceptual clarity part, ठीक है, कि conceptual clarity किसे बोलते हैं। उसके बाद जैसे गुड गवर्नेंस एंड प्रोबिटी, प्रोबिटी होता है कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है, एंड गुड गवर्नेंस इज की एंटायर कंट्री किस तरीके से रन हो रहा है, ठीक है, उसमें जो लोकसभा में जो प्रोसेस चल रहे हैं लेजिस्लेशन में, क्या ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है, व्हाट इज द वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन आवर लेजिस्लेचर, व्हाट इज द माइनॉरिटीज पार्टिसिपेशन इन आवर एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियरी ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, ऑल दीज थिंग्स कम अंडर गुड गवर्नेंस। वेरस प्रोबिटी जो है वो ज्यादा इंडिविजुअल बेसिस पे है कि एक सिविल सर्वेंट अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, एक अगर पुलिस स्टेशन है उस पुलिस स्टेशन में सब कुछ नियम माफिक चल रहा है कि नहीं, ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर प्रोबिटी। प्रोबिटी इट इज ऑन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, डे टू डे काम नियम के हिसाब से चल रहा है कि नहीं, और जो इंडिविजुअल ऑफिसर है वो नियम के हिसाब से अपने सिविल सर्विसेज एथिक्स के हिसाब से चल रहा है कि नहीं। एंड गुड गवर्नेंस इज मच ब्रॉडर टर्म, कि पूरा देश किस तरीके से चल रहा है, उसमें ट्रांसपेरेंसी भी आ जाएगा, इक्विटी भी आ जाएगा, पार्टिसिपेशन भी आ जाएगा, इंक्लूसिवनेस भी आ जाएगा, जो प्रोबिटी में उतना नहीं आता। ओके, प्रोबिटी विल बी पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस इज मच ब्रॉडर टर्म, ठीक है। तो ये कुछ चीजें, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप आंसर अच्छा लिख पाओगे। उसके बाद आता है कि एग्जाम्पल्स आपको देना अच्छा आना चाहिए। जैसे सीएसआर है, सीएसआर पे हर साल ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप सीएसआर पे लिख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके सीएसआर एक्टिविटीज क्या क्या है। जैसे रिलायंस का है रिलायंस फाउंडेशन, वो हेल्थ, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स के सेक्टर में काम करते हैं। अभी देखा ना, ओलंपिक्स गया तो ओलंपिक मेडलिस्ट और पैरा ओलंपिक्स के मेडलिस्ट को ये लोग फैसिलिटेट कर रहे थे, फेलिसिटेट कर रहे थे। उसके बाद टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इनका एक है ब्रिज आईटी जो डिजिटल इंक्लूजन पे काम करता है, स्किल डेवलपमेंट पे काम करता है। देन एचडीएफसी है बैंक, इन लोगों का सीएसआर एक्टिविटी है परिवर्तन, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पे काम करते हैं। फिर आईटीसी का है मिशन सुनहरा कल, ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करते हैं। तो इस टाइप से आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, तभी आपका आंसर और अच्छा लगेगा देखने में। सिर्फ अगर आप ऐसे ही बनी बनाई ज्ञान की बात लिख के आ जाओगे, दैट मीन्स आपने वहां पे यू जस्ट कुक्ड अप दैट आंसर, यू डोंट नो द फैक्ट्स, एक्चुअल फैक्ट्स। एग्जाम्पल दोगे तो लगता है कि हाँ बंदा प्रिपेयर करके आया है, तभी तो एग्जाम्पल पता है ना उसको। तो एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली अगर आप सिविल सर्वेंट्स के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पता होने चाहिए कि अच्छे अच्छे सिविल सर्वेंट्स कौन हैं, कौन थे, उनके नाम क्या है, उनका काम क्या था, ये सब आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे मैंने 5 सिविल सर्वेंट्स का नाम दिया है। सो जैसे टीएन सेशन थे, ही वाज नोन फॉर हिज एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, इन्होंने इंडिया का इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बहुत अच्छे अच्छे किए थे और इंडिया का इलेक्शन सिस्टम पूरा सुधार के रख दिया। नरेंद्र कुमार,
ठीक है, ये इलीगल माइनिंग एक्टिविटी पे काम कर रहे थे एमपी में, एंड ही वाज अनफॉर्चुनेटली किल्ड बाय दीज क्रिमिनल्स। ठीक है, उसके बाद किरण बेदी हम सब जानते हैं। ठीक है, इनका शी वाज द फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर। शी इंट्रोड्यूस्ड प्रिजन रिफॉर्म्स इन तिहाड़ जेल। फिर ई श्रीधरन, मेट्रो मैन। ठीक है, इन्होंने दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया था। देन अशोक खेमका, ये भी हम जानते हैं, बार बार ट्रांसफर्स होते हैं इनके। ठीक है, तो ही इज नोन फॉर हिज न्यूमरस ट्रांसफर्स ड्यू टू हिज स्टैंड अगेंस्ट करप्शन। तो और भी हैं, 15-20 और हैं, सबके अलग, कोई एम्पैथी के लिए जाना जाता है, कोई इंटीग्रिटी के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो कोई एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। तो आपको ये एग्जांपल्स क्लियर होने चाहिए, पता होने चाहिए, तभी आप अच्छा इनको कोट कर पाओगे अपने आंसर में। देन लॉज, आपको लॉज पता होने चाहिए। किसी भी अगर टॉपिक पे आप लिख रहे हो, क्वेश्चन आया है, तो उस पे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है कि बताओ इसमें कौन कौन से लॉज हैं। नहीं भी पूछा है तो आपको भी खुद से कुछ कोट करना पड़ेगा, तब आपका आंसर सॉलिड लगेगा कि हाँ, इसको इस एस्पिरेंट को पता भी है, और आपके आंसर में एक वेट आएगा। ठीक है, जैसे कौन कौन से लॉज हैं विच मेक श्योर दैट जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं वो एथिकल कंडक्ट उनका हो, वो एथिकल बने रहे सिविल सर्वेंट्स। तो उसके लिए ये कुछ लॉज हैं, जैसे सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स 1964, ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स 1968, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, लोकपाल लोक आयुक्त एक्ट 2013। ठीक है, तो these laws make sure that our civil servants are ethical, they have an ethical conduct। उसके बाद जेंडर इक्वालिटी को अगर हम देखें, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 14, 15, 16, विच प्रमोट्स जेंडर इक्वालिटी। उसके बाद फीमेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। ये कुछ लॉज हैं विच प्रोटेक्ट्स women in India and promotes gender equality। उसके बाद कोटेशंस आप देख सकते हो अलग अलग, जैसे स्वामी विवेकानंदा के कोटेशंस दिए गए थे, जवाहरलाल नेहरू, सॉक्रेटिस। हर साल 2 या 3 आपको कोटेशंस ऐसे मिलेंगे, और क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा कि इसका मतलब बताओ, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस कोटेशन एंड द रेलेवेंस इन प्रेजेंट टाइम्स। आज के टाइम में इसका रेलेवेंस क्या है, ये भी आपसे पूछता है। ठीक है, तो ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन आपको हर साल मिलेंगे। तो यू शुड बी एबल टू डिसाइफर दीज कोटेशंस। ठीक। देन डायग्राम्स, डायग्राम का डिस्कशन हम कर चुके हैं। डायग्राम आपको बनाना ही बनाना है हर आंसर में, ताकि आप उसको एक्सप्रेस कर पाओ अच्छे से, और 15 टाइप के डायग्राम्स है, एक ना एक हर आंसर में आपका यूज हो जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम्स हम डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन एबिलिटी टू फाइंड एथिकल इश्यूज इन इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसे बांग्लादेश वाला इशू हुआ। बांग्लादेश वाले इशू में एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करवाया गया और उनको एग्जाइल करवा दिया गया। तो क्या ये अच्छा अच्छा बात था? ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अगेंस्ट में चला गया ना। सो दिस वाज एन एथिकल इशू, व्हाट हैपेंड वाज एक्सट्रीमली अनएथिकल। उसके बाद लेजिटिमेसी, एक अमेरिका से एक एकेडमिक को लाके आप देश का प्रधानमंत्री बना रहे हो, जो ना उसकी कोई पब्लिक में पकड़ थी, ना उसने कोई इलेक्शन जीता। ठीक है, एंड आई डोंट नो, मे बी ही इज अ परमानेंट रेसिडेंट इन अमेरिका एज वेल। तो वो बंदा आके एक देश चला रहा है, बांग्लादेश। तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके लेजिटिमेसी में भी एक क्वेश्चन आ जाता है। तो दिस इज एन एथिकल इशू। उसके बाद जो वायलेंस हुआ, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए, जो पुलिस ने, आर्मी ने जो एट्रोसिटीज की इनिशियली इस मूवमेंट में, दैट आल्सो रेजेस फ्यू एथिक्स एथिकल क्वेश्चंस। उसके बाद रोल ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, हम देख रहे हैं किस तरीके से अमेरिका टोटली सपोर्ट कर रहा है जो प्रेजेंट रेजिम है बांग्लादेश का। ऐसा लगता है कि जैसे अमेरिका ने ही ये चीज पूरा करवाया है। सो दिस इज ऑल्सो एन अनएथिकल इशू विच इज अराइजिंग इन दिस बांग्लादेश थिंग। ओके, तो रोल ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। देन फाइनली इम्पैक्ट ऑन सोशल कोहेजन, जो माइनॉरिटी हिंदूज के खिलाफ वहां पे काम हो रहा है, जो एक हॉस्टिलिटी डेवलप हो गया है हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में बांग्लादेश में, दैट इज ऑल्सो एन एथिकल इशू। तो कोई भी घटना घटता है उसमें आपको एथिकल इश्यूज आइडेंटिफाई करने होते हैं। ठीक है, वो आइडेंटिफाई करोगे तभी आप उसको लिख पाओगे, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। देन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट जो है पैलेस्टीन और लेबनान के साथ, इसमें एथिकल इश्यूज क्या क्या हैं? सिविलियन कैजुअलिटीज हो रहे हैं,
ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड रेफ्यूजी क्राइसिस हो रहा है, दोनों साइड में हो रहा है ये बाय द वे। ठीक है, उसके बाद ब्लॉकेड्स जो लगाए जा गए थे गाजा में, उस दैट हैज क्रिएटेड ह्यूमैनिटेरियन इशू। उसके बाद साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन, ये वॉर जोन में जो चिल्ड्रन फंस जाते हैं उनका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। सो दीज आर सम ऑफ द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन द इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। फाइनली कीवर्ड्स एंड की फ्रेजेस जो आपके आंसर को एक एथिक्स के आंसर की आइडेंटिटी देता है। कीवर्ड्स जो आपको यूज करने होते हैं अपने आंसर्स में, लाइक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल लीडरशिप, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मॉरल करेज, एथिकल डायलेमा, ये सब वर्ड्स और भी वर्ड्स हैं, आपको अलग अलग क्वेश्चन में, अलग अलग सिचुएशन में ये कीवर्ड्स यूज करने पड़ते हैं, तभी लगता है कि हाँ आपका आंसर एथिक्स का आंसर है। Then phrases, you have to use phrases like these in your answer while you start or while you end your answer, so that your answer gets an identity of ethics answer, like mitigating potential conflict of interest, fostering a culture of ethical behavior, and alignment with ethical standards, in pursuit of justice and fairness। ठीक है, अभी ये सब बिना कॉन्टेक्स्ट के है, ये फ्रेजेस तो थोड़े से अजीब लग रहे होंगे, बट जब आपको प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट मिलेगा तो उस case में, in that case you have to use these phrases, you have to either start your answer through these, ये जो आंसर का पैराग्राफ होगा उसको स्टार्ट आप इस तरीके से अगर करोगे तो वो लगेगा, देखने में स्टार्टिंग में ही लगेगा कि हाँ ये एथिक्स का आंसर है। ठीक है, सो यू शुड बी वेरी वेल अक्वेंटेड विद keywords and key phrases। okay, so this was the last part of द आंसर राइटिंग पार्ट, कि आंसर राइटिंग के लिए क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। दिस वाज द लास्ट पार्ट। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू राइट गुड आंसर्स। तो if you are joining our batch, ethics का batch, then what you are going to get, पहला आपको explanation lectures मिलेंगे जो 20 classes हैं, 20 क्लास, हर क्लास 3 घंटे का है, तो 60 आवर्स में विल रैप अप योर एंटायर एथिक्स। तो इसमें आपको explanation पूरा मिलेगा। ठीक है, ये शाम को 7 से 10 बजे तक चलता है। ठीक है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। तो इतना टाइम अगर आपके पास है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को शाम को 7 से 10 अगर आप टाइम निकाल सकते हो तो आप प्लीज ज्वाइन करो इसको, आपको फायदा भी मिलेगा। ठीक है, और नहीं कर सकते हो, ये टाइम वाइम नहीं है आपके पास, देन रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं है, इट्स जस्ट लाइक ऑफलाइन क्लास, बस ये ऑनलाइन हो रहा है, बट इसमें कोई वो ऑनलाइन वाले वो टाइप के फीचर्स नहीं है कि रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएगा एंड ऑल दोस्तों। इट्स जस्ट ऑन गूगल मीट्स पे हम पढ़ाई करते हैं, जैसे आप ऑफलाइन सेंटर में जाके पढ़ते हो उसी तरीके से आपको अपने मोबाइल के सामने बैठना है गूगल मीट्स पे। लिंक मैं रोज जब भी क्लासेस होता है मैं शाम को दे देता हूँ, 6 बजे 5 बजे तक आपको लिंक्स मिल जाते हैं, जस्ट हैव टू ओपन इट एंड यू कैन लिसन टू द लेक्चर्स। लेक्चर्स लाइव होता है, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप सोचने समझने वाले स्टूडेंट हो ना तो आपके मन में क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको डाउट्स क्लियर करने होते हैं। ठीक है, और कभी भी आप व्हाट्सएप में मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो एंड यू कैन क्लियर योर डाउट्स। मेरे पुराने स्टूडेंट्स को पता है कि किस तरीके से हम इंटरेक्ट करते हैं, एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू यू। ठीक है, और बाकी देखिए, अगर आप रिकॉर्डेड क्लास कोई लेते हैं विच इज रिलेटिवली चीपर, बट उसमें क्या है फिर वो चीज़ पड़ी रह जाती है, आप कभी नहीं करते हो। ठीक है, यहाँ पे 3 घंटे आप लगातार बैठोगे मेरे सामने, लेक्चर सुनोगे, क्वेश्चंस करोगे, इंटरेक्शन होगा, एंड दिस विल बी मच मोर फन एंड इंटरेस्टिंग वे टू कंप्लीट योर एथिक्स पेपर, रादर देन एक आपने रिकॉर्डेड कुछ खरीद लिया, हाँ सुनेंगे सुनो, यू विल कीप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, एंड आई डोंट नीड टू टेल यू कि कितना लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, आप खुद भी प्रोक्रेस्टिनेट करते होगे। सो बेटर टेक अ लाइव क्लास और वहीं के वहीं खत्म करते हैं, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, और भी लोग होते हैं तो देयर इज अ गुड डिस्कशन विच इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लास। उसके बाद क्लास खत्म होने पे, हर चैप्टर खत्म होने पे, यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ द लेक्चर, जो लेक्चर मैंने पढ़ाया उसका पीडीएफ मिल जाएगा, उसके पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, लास्ट 11-12 साल के जितने सॉल्व पीवाईक्यूज हैं उस चैप्टर के आपको मिल जाएगा, और उस चैप्टर का एग्जाम्पल शीट आपको मिल जाएगा। ओके, देन चैप्टर वाइज टास्क होता है, एक चैप्टर खत्म होने पे मैं आपको 4-5 क्वेश्चंस का टास्क दूंगा, आप अपना सब नॉलेज जो भी सीखा है, डायग्राम वगैरह सब कुछ सीख के यू विल राइट आंसर, 150 वर्ड आंसर ऑन दैट, ऑन दोज क्वेश्चंस, और मेरे को भेजोगे, मैं चेक करके आपको बताऊंगा आपके आंसर राइटिंग में कहाँ पे कमी है, कहाँ पे सुधार की जरूरत है। तो धीरे धीरे ये 7 बार हम काम करेंगे, क्योंकि हर चैप्टर में हम
एक एक टास्क देते हैं। तो 7 टाइम्स करने के बाद ओवरऑल आपका आंसर राइटिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। और ये जरूरी भी है, क्योंकि एक बार में अगर आपको टेस्ट सीरीज में भेज दिया ना तो फिर आप रेडी नहीं होगे। तो ये टास्क बहुत जरूरी है, ताकि जब तक ये टास्क खत्म होगा आपके आंसर राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगे एंड यू विल बी रेडी फॉर द टेस्ट सीरीज। प्लस इस प्रोग्राम में आपको डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन का एक क्लास मिलने वाला है विच विल बी हेल्पफुल नॉट जस्ट फॉर GS4 बट GS1 2 एंड 3 ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद टेस्ट सीरीज तो है ही। सब एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाने के बाद, ये 20 क्लासेस खत्म हो जाने के बाद, आई विल गिव यू अ टेस्ट सीरीज ऑफ 3 टेस्ट जो आपको एग्जाम लाइक सिचुएशन में बैठ के इस चीज को पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आप मेरे को आंसर्स भेजोगे, आई विल चेक एंड आई विल गिव यू मार्क्स, आई विल गिव यू प्रॉपर फीडबैक। तो आपका ये जो एथिक्स का पार्ट है 250 वर्ड्स 250 मार्क्स का जो ये पूरा पार्ट है, इट विल गेट कंप्लीटेड, इट विल गेट डन विद। ठीक है, उसके बाद डाउट क्लियरिंग जो है वो कभी भी आप मेरे से पूछ सकते हो, कभी भी फ्यूचर में भी आपको डाउट होता है तो वो व्हाट्सएप के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो। और आपको ज़्यादा जानना है तो इंस्टाग्राम के पेज में सब टेस्टिमोनियल्स है मेरे पुराने स्टूडेंट्स की, यू कैन सी के उनको अच्छा लगा कि बुरा लगा, उनका फीडबैक आप देख सकते हो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। तो द प्रोग्राम स्टार्ट्स ऑन, वो तो व्हाट्सएप में ही आपको बात हो जाएगी। जैसे अभी लेटेस्ट अभी जो आने वाला प्रोग्राम है दैट इज ऑन 16 अक्टूबर। उसी तरीके से हर बैच में ये चेंज होता रहेगा, तो यू कैन कॉन्टैक्ट दैट थ्रू व्हाट्सएप, आपको पता चल जाएगा। बताया है आपको क्लासेस मंडे वेडनेसडे फ्राइडे है 7 PM टू 10 PM। टोटल 20 क्लासेस हैं जो 7 वीक तक 7 वीक्स तक चलेंगे, और उसके बाद टेस्ट सीरीज होगा। ठीक है, फीस व्हाट्सएप में ही वो पता लगेगा, क्योंकि वो बैच टू बैच आगे जैसे जैसे जाएगा फीस चेंज होता रहता है, सो वो आपको व्हाट्सएप में पता लगेगा। फीस जो भी है यू हैव टू पे थ्रू UPI। मेरा फोन नंबर आपके पास ऑलरेडी है, नहीं है तो दिस इज माय फोन नंबर, इसमें आपको UPI करना है फीस। एंड जो स्क्रीनशॉट है फीस का वो आप प्लीज प्लीज आप व्हाट्सएप में भेज देना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और फिर मैं आपको उस बैच में, उस रेलेवेंट बैच में मैं आपको डाल दूंगा, और उसके बाद से आपको रेगुलर वो लिंक्स वगैरह मिलती रहेंगी और क्लासेस चलते रहेंगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोग्राम। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिला होगा इस वेबिनार से। तो आप प्लीज एक फीडबैक मेरे को देना, आपको कैसा लगा, और आप ज्वाइन करोगे कि नहीं ये भी आप मेरे को व्हाट्सएप में आप जरूर बताना। ठीक है, तो नंबर तो होगा ही आपके पास, नहीं है तो दिस इज माय नंबर, आप आगे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।